Hi everyone and welcome back. Now we'll be covering the rest questions. In the previous video I've covered the 10 questions because explanations काफी बड़ी थी, but अभी हम थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करेंगे. हम कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का AIBG का क्वेश्चन पेपर, दैट इज 2017 का, और हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th. So without wasting time, let's start. Okay, so drug detoxification and steroid synthesis occurs. कहाँ पे ड्रग टॉक्सिफिकेशन और स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है? कहाँ पे होता है ये चीज? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ में होता है, या फिर साइटोप्लाज्म में होता है? इसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते और वो काफी सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि वो लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, ड्रग डिटॉक्सिफाई करता है और अबेंडेंट होता है लिवर्स में और गोनाड्स में. लिवर्स में बहुत ज्यादा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, प्लस गोनाड्स भी मिलेंगे देखने को. ठीक है, तो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करवाता है, स्टेरॉइड्स में हेल्प करवाता है और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करवाता है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? So this is the functions that you should know about the smooth endoplasmic reticulum, क्योंकि बहुत बेसिक क्लासेस में भी बताया हुआ है कि जो रफ वाले होते हैं वो रफ वाले क्या करते हैं, रफ वालों के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं तो वो बाकी रिएक्शंस भी कॉज करते हैं, लेकिन जो स्मूथ वाले होते हैं वो मेनली लिपिड, स्टेरॉइड और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के हिसाब से स्टैटिन एक्शन ऑन HMG कोए रिडक्टेज इज. पहली बात, स्टैटिन क्या होता है? हम जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को हार्ट से रिलेटेड, तो उसमें स्टैटिन देते हैं. क्यों? क्योंकि जो स्टैटिन होते हैं वो HMG कोए रिडक्टेज, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का, उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करते हैं. स्टैटिन HMG कोए रिडक्टेज को कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करते हैं. अब कैसे करते हैं? लेट्स सी. Mechanism of action of statins. Statins act by competitively inhibiting the HMG CoA reductase at the first and key rate limiting step enzyme of the cholesterol biosynthetic pathway. इसको इनिबिट कर देते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिवली. दूसरा क्या होता है? स्टैटिन्स मिमिक द नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे कि HMG CoA and compete for binding to HMG CoA reductase enzyme, and this competition slows the rate of melanoid production, the next molecule in the step. Hence, in the presence of statins, HMG CoA reductase is not efficiently produced forward to produce the melavonate, thus blocking the cholesterol pathway. सिंपल सी बात है, statins जो होते हैं वो HMG CoA की तरह दिखते हैं. इस वजह से जो HMG CoA reductase एंजाइम है वो उससे बाइंड कर जाते हैं, HMG CoA को बाइंड नहीं करने देते, जिससे कि मेलवेलोनेट नहीं बनता कोलेस्ट्रॉल साइकिल में, और इस हिसाब से वो उस साइकिल को ब्लॉक कर देता है. सो दैट्स अ सिंपल थिंग about statins. Next, talk about question number 13. Von Gryx disease is associated with the. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है उस एंजाइम के साथ हमारा वॉन ग्रिक डिजीज रिलेटेड होता है. वॉन ग्रिक डिजीज होता क्या है? ये एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, जिससे कि ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो पाता बॉडी में, वो भी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. तो यहाँ पे बहुत सारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज दे रखी हैं और बहुत सारे उनके जो डिफेक्टिव एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से वो हो रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट इन प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ब्रेकडाउन विद इन द मसल्स, लिवर्स एंड अदर सेल्स. ग्लाइकोजन सिंथेसिस में या फिर उनके ब्रेकडाउन में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, जैसे कि पहला जो डिजीज है दैट इज लुइस डिजीज, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम की डिफेक्ट की वजह से होता है. फिर आता है वॉन ग्रिक्स डिजीज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की वजह से होता है. फिर आता है पॉम्प्स डिजीज, एसिड माल्टेज की वजह से होता है. आपको ये याद रखना है सारा, और आपको कोई छोटा सा निमोनिक बना के याद करना है कि पॉम्प का क्या मतलब होता है. एसिड, पॉम्प को एसिड से कैसे जोड़ सकते हैं. कोरी साइकिल को आप
डी ब्रांचिंग के अंदर कैसे जोड़ सकते हैं, कोरी साइकिल, अमाइलो अल्फा 16 ग्लाइकोसिडेज। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि गोरी, जैसे कोरी साइकिल है तो गोरी, जैसे गोरे लोग होते हैं तो उन लोगों में अमाइलो 16 ग्लूकोसिडेज का काफी ज्यादा डेफिशिएंसी होता है। फिर आप एंडरसन की बात कर सकते हैं। एंडरसन एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा साइंटिस्ट था जो ब्रांचेस, पेड़ों की ब्रांचेस के नीचे बैठा रहता था और ब्रांचेस में उसको ग्लाइकोसाइल 46 ट्रांसफरेज दिखता था। तो आप ऐसे निमोनिक बना सकते हैं कि एंडरसन को ग्लाइकोसाइल 46 ट्रांसफरेज दिखता था। मैकार्डल्स जो डिजीज है, मैकालुटिकी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वो बेसिकली अगर आप बाहर का मैकालुटी की बर्गर खाएंगे तो मसल्स तो बनेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। फिर आता है हर्ट डिजीज। हर मतलब लड़की से आप रिलेट कर सकते हैं, तो लिवर, लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज मतलब उसका जैसे कि लड़कियों का कहते हैं ना कि दिल नहीं होता, कुछ भी आप बोल सकते हैं फनी सा, तो उस हिसाब से आप लिवर से रिलेट कर सकते हैं उसको। फिर आता है टॉरीज डिजीज। टॉरी डिजीज में आप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज कर सकते हैं, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फिर हमारे पास आता है फैनकॉनी बाइकल डिजीज सिंड्रोम। फैनकॉनी बाइकल सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्ट 2 जो होता है हमारा, गल्ट मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है 2 नंबर वाला, उसके डिफेक्ट की वजह से फैनकॉनी बाइकल डिजीज सिंड्रोम हो जाता है। सो दैट इज ऑल डिफरेंट glycogen storage disorders. Now let's talk about question number 14, that is निकटैलोपिया is due to deficiency of। निकटैलोपिया का क्या मतलब होता है? निकटैलोपिया होता है हमारा प्रॉब्लम आना, विजन में प्रॉब्लम आना, और विजन का प्रॉब्लम होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। लेट्स सी, निकटैलोपिया is also called as night blindness and it's a condition making it difficult or impossible to see in relatively low light, and is one of the earliest symptoms of vitamin A deficiency. And severe vitamin A deficiency causes xerophthalmia, Batotis spot and केराटोमेलेसिया। आप ये जो तीनों वर्ड हैं, xerophthalmia, बटॉट स्पॉट और केराटोमेलेशिया, आप इनको प्लीज गूगल जाके करिए सर्च, आपको पता चलेगा कि बटॉट स्पॉट कैसा होता है। आंख के ऊपर एक व्हाइट कलर का स्पॉट सा होता है। केराटोमेलेशिया भी वैसे सा होता है, और xerophthalmia मतलब ड्राई आईज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब आती हैं साथ में तो हम उनको निकटैलोपिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि स्टेरॉयड रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, या सेल के अंदर होते हैं, या सेल के बाहर होते हैं? तो अगर हम इसको एक पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि steroid hormone receptors are found in the nucleus, cytosol and also on the plasma membrane of target cells। आपको न्यूक्लियस के अंदर भी मिलेंगे, आपको साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिलेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी मिलेंगे। दे जनरली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। फर्क होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर, एक होता है इंट्रा न्यूक्लियर। ये सेल के अंदर है, ठीक है, सेल के अंदर भी कहीं भी हो सकता है। टिपिकली कहाँ पे होता है? इंट्रासेलुलर में, साइटोप्लाज्म में होते हैं, या फिर न्यूक्लियस होता है, मतलब सेल के अंदर है। अब सेल के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, वो किसी ऑर्गेनेल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में होता है। एंड इनिशिएट सिग्नल ट्रांसडक्शन फॉर स्टेरॉयड हॉर्मोन्स which leads to changes in gene expressions over a period of times, or over a period of hours or days. Steroid hormones bind to intracellular receptors, intracytoplasmic for glucocorticosteroids and intranuclear for estrogen and progesterone। बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए स्टेरॉइड्स के बारे में, कि अगर आपको नॉर्मल हॉर्मोन्स की बात करनी है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करनी है, तो वो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। लेकिन अगर आपको बात करनी है सेक्स हार्मोन्स की, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, वो आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे, वो वाले रिसेप्टर्स। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स के बारे में ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बारबिचुरेट्स। क्वेश्चन नंबर 16, बारबिचुरेट प्रेसिपिटेट्स सिम्टम्स ऑफ पोर्फायरिया बिकॉज। अब बारबिचुरेट जो होती है ड्रग्स जो होती है सेडेशन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, वो क्यों पोर्फायरिया के सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट करती हैं? क्या करती हैं वो ऐसा? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दे इंड्यूस ALA, एलानिन
लाइसिन समथिंग, एलनिन लाइसिन समथिंग सिंथेज जो होता है उसको इंड्यूस कर देती हैं, तो उसको इंड्यूस करने से पोरफायरिया हो जाता है. सो टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट significant aspect of metabolism of barbiturates is their effect on hepatic microsomal enzyme system. Hepatic microsomal enzyme system is cytochrome P450 enzymes, and these enzymes are dependent on duration of exposure to barbiturates. हम पहले भी पढ़ चुके हैं साइटोक्रोम P450 जो कि जेनोबायोटिक्स के लिए हम यूज कर रहे थे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं बार्बिचुरेट के ऊपर. अगर बार्बिचुरेट काफी आ जाता है तो उसकी वजह से ये इनका जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है, और ये हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम होता है. बार्बिचुरेट इंड्यूस अदर एंजाइम्स नोटेबली अमाइनो लेवलोनिक एसिड. ALD का क्या मतलब होता है? अमाइनो लेवलोनिक एसिड. एंड द अमाइनो लेवलोनिक एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन द पोरफायरिन प्रोडक्शन पाथवे, and therefore barbiturates are contraindicated to patients with acute intermittent porphyria because they may precipitate attack manifested by severe abdominal pain, nausea, vomiting, psychiatric disorders and neurological abnormalities. तो इसलिए हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट को पोरफायरिया है और आप स्टिल उसको सेडेशन के लिए या फिर एंग्जाइटी दूर करने के लिए बार्बिचुरेट्स अगर आप दे रहे हो, तो दैट विल कैन इंड्यूस the attack of it. Dementia, and diarrhea, question number 17, are the features of. हम पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, अगर हम नहीं पढ़े हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिपल डी है, डेमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ये तीनों प्लेगरा के फीचर्स होते हैं. These all three are the features of प्लेगरा. अब इसका सिस्टम क्या है, लेट्स सी. जो नियासिन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से प्लेगरा हो जाता है, और सिम्टम्स जो प्लेगरा के होते हैं वो 3D होते हैं. एंड द डिजीज आल्सो प्रोग्रेस इन ऑर्डर्स एंड इफ नॉट ट्रीटेड मे लीड टू द डेथ आल्सो. प्लेगरा इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन हार्डनप्स डिजीज एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम. हार्डनप्स डिजीज बहुत बार पूछा जा चुका है कि वो प्लेगरा में नियासिन की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड है या नहीं. हार्डनप डिजीज और कार्सिनोइड सिंड्रोम को पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज डन. यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या होता है? अब उसको करने के लिए किस में करते हैं? कीटोएसिडोसिस पेशेंट में, एच पाइलोरी में, किडनी में या लिवर में. तो जब बंदा एच पाइलोरी इन्फेक्शन का पेशेंट होता है, जब उसके पेट में एच पाइलोरी पड़ा होता है, तो उसकी वजह से यूरिया ब्रेथ टेस्ट करना पड़ता है फॉर स्टमक इन्फेक्शन के लिए. अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रेथ स्मेल्स बता रखे हैं कि अगर फ्रूटी ऑर्डर आती है किसी की ब्रेथ में से तो उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. लेकिन अगर उसकी मस्ती फिश, जैसे कि मटन खाया हुआ है, फिश खाया हुआ है, वैसा आए तो एडवांस लिवर डिजीज उस बंदे को. अगर यूरिन लाइक स्मेल आती है उसकी ब्रेथ में से तो फेलिंग किडनी, मतलब किडनीज खराब हो गई हैं. लेकिन अगर यूरिया ब्रेथ टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए हम करते हैं वो. और उसमें करते हैं क्या है कि पेशेंट स्वेलो करता है यूरिया लेबल्ड विद आइसोटोप रेडियो एक्टिव कार्बन 14 और नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन 13. मतलब ये दोनों रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव डाल देते हैं उसके मुंह में और वो स्वेलो करता है. उसके अंदर सब्सिक्वेंट 10 to 30 minutes डिटेक्शन ऑफ द आइसोटोप लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड विच इंडिकेट्स द यूरिया वाज स्प्लिट. कार्बन डाइऑक्साइड अगर आती है 10 से 30 मिनट के बाद, इसका मतलब ये है कि वो यूरिया जो डाला था हमने, स्वेलो करा था पेशेंट ने, वो स्प्लिट हो चुका है. एंड दिस इंडिकेट्स दैट यूरियस जो कि एंजाइम एच पाइलोरी के द्वारा यूज किया जाता है वो प्रेजेंट है स्टमक में, और इसका मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है स्टमक में. तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए वी डू दिस टेस्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड्स आर फाउंड इन. सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ मिलते हैं? एक छोटा सा टेबल है, आपको पता होना चाहिए कि काइलोमाइक्रॉन्स जो सबसे पहले आता है उसमें सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स मिलता है. नाउ लेट्स सी दिस टेबल. यू शुड टर्न योर फोन्स एंड सी द टेबल. सबसे पहले होता है काइलोमाइक्रॉन. एक कुछ लाइपोप्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन है. कुछ काइलोमाइक्रॉन्स हैं, कुछ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ लो डेंसिटी और कुछ हाई डेंसिटी है. जो काइलोमाइक्रॉन्स होता है उनमें अगर हम लिपिड कॉम्पोजिशन देखें
तो उनमें सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड 80 to 90, सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स कालोमाइक्रॉन्स में होता है। फिर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर होता है, वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में होता है, और सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड किस में होता है, वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में होता है। और अगर फंक्शंस की बात करें तो कालोमाइक्रॉन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स की उसमें हेल्प करते हैं, कि डेली ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प करते हैं। वेरी लो डेंसिटी वाले जो होते हैं वो एंडोजिनसली सिंथेसाइज टीजीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो अंदर बनते हैं ऑलरेडी। इंटरमीडिएट वाले जो होते हैं वो एंडोजिनसली सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्ट सिर्फ कालोमाइक्रॉन्स और वेरी वेरी लो डेंसिटी वाले करते हैं। इंटरमीडिएट वाले जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वाले जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ऑफ फैटी इंटरवेस्कुलर, ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं बट फ्रॉम लिवर टू ऑर्गन्स। और हाई डेंसिटी वाले क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ऑर्गन्स टू लिवर। आप ऐड कर सकते हैं बेशक इसमें। काइलोमाइक्रॉन्स इंटेस्टाइन में ज्यादा मिलते हैं, वेरी लो डेंसिटी वाले लिवर में ज्यादा मिलते हैं, इंटरमीडिएट वाले मेटाबॉलिज्म ऑफ ईएलडीएल में मिलते हैं, लो वाले इंटरमीडिएट की मेटाबॉलिज्म में मिलते हैं, और जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं वो लिवर में भी मिल सकते हैं, इंटेस्टाइन में मिल सकते हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी मिल सकते हैं। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज cases with severe destruction of DNA it can be tested by। तो इसका आंसर है पीसीआर, क्योंकि पीसीआर बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर वहाँ पे बहुत छोटा सा डीएनए का पीस भी अगर मिल जाता है तो वो उसको एम्पलीफाई कर देता है। अगर आप इसका आंसर देखें तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल, दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल technique to amplify any specific piece of DNA of interest, and the DNA of interest is selectively amplified out of the whole genome। Advantages क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा sensitive होता है, and the DNA of interest can be amplified from just one cell also, and thus very small amounts of starting material can be used। Also जो degenerated और old DNA होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट्स अगर कंटामिनेट हो जाए, अगर उस डीएनए में किसी और बंदे का डीएनए मिल जाता है तो उसका बहुत छोटा सा अमाउंट ही हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ लोग एलिजा को चूज करते हैं। एलाइजा टेस्ट जो होता है वो डीएनए एंटीबॉडीज की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, दैट्स नॉट फॉर एम्पलीफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द फर्दर वीडियोस आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।